हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? बायोमैकेनिक्स एक फिजिक्स होती है, जो हमारी बॉडी की फिजिक्स होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया की क्या डेफिनेशन है। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन द लिविंग बॉडी। किसी भी एक्शन की, इंटरनल फोर्स की या एक्सटर्नल फोर्स की, अगर हम किसी भी लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो क्या होता है? बायोमैकेनिक्स होता है। अगर हम इसी तरह से बात करते हैं विकिपीडिया की, तो विकिपीडिया में जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है कि बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। स्टडी जो स्ट्रक्चर्स की या फंक्शंस की जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ह्यूमंस की, तो क्या होती है? वो बायोमैकेनिक्स होती है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। किसी भी फोर्स अप्लाई होने की या उसके इफेक्ट्स की किसी भी लिविंग सिस्टम पर क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो बायोमैकेनिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इन अदर वर्ड्स बायोमैकेनिक्स is a subdiscipline then apply the law of mechanics and physics to the study the bodily movement internal and external। मीन्स क्या होता है इसका? तो बायोमैकेनिक्स है वो सब डिसिप्लिन है फिजिकल एजुकेशन का। तो अगर हमारे बॉडी में एक्सटर्नल या इंटरनल मूवमेंट होता है किसी भी तरीके का मशीनरी, तो क्या होता है? वो बायोमैकेनिक्स होता है। वो बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, उसकी बात करते हैं। तो बायोमैकेनिक्स की अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इम्प्रूविंग ट्रेनिंग टेक्निक। जब आपको सारी ट्रेनिंग टेक बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल सब पता होंगे, किस तरह से मूवमेंट होता है, तो क्या आप ट्रेनिंग को और एफिशिएंट बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी। जब आपको पता होता है कि पूरा बायोमैकेनिक्स वर्क किस तरह से करता है, किस गेम सिचुएशन में क्या फोर्स अप्लाई होती है, तो उस तरह से आप क्या इंजरी से भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर समझने के लिए भी क्या है? बायोलॉजिकल पूरा जो सिस्टम था उसे समझने के लिए भी क्या बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। आप जब अच्छी टेक्निक बायोमैकेनिक्स की मदद से या हेल्प से यूज़ करेंगे तो आपको क्या डेफिनेटली इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मिनिमम मसल फोर्स के साथ आप क्या है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। जब आप बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल्स की हेल्प से फिजिकल एजुकेशन में जो टीचर होते हैं वो क्या है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, तो क्या टेक्निक जो है प्लेयर की वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जब हमें पता होता है कि किस तरह का फोर्स किस तरह से लगने वाली है, तो क्या है हम अपने इक्विपमेंट में भी इम्प्रूव ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। जब आप अपनी बॉडी को हेल्दी और सेफ रखना चाहते हैं तो क्या है आपको एक मूवमेंट का पता होना चाहिए, किस तरह से क्या मूवमेंट होता है, कहाँ आपकी बॉडी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। तो आप क्या है बायोमैकेनिक्स की नॉलेज से आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं और आपकी जो बॉडी हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद बात करते हैं क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन प्रेयर। जब आपको पता होता है कि कौन सा मूवमेंट पे कौन सी फोर्स एग्जीक्यूट करनी है, तो आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रेयर के अंदर। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस आपका क्या वो इनहेंस हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हेल्प इन रिसर्च वर्क। तो जब आप टीचिंग करते हैं या किसी चीज़ में की लर्निंग करते हैं तो बायोमैकेनिक्स से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से आपको एक्यूरेसी मूवमेंट क्या है, तो आप उसमें क्या है नई नई चीज़ें की रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स की।
तो जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं हमारी सेफ्टी की, तो वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू फेस फोर्स बनाई जाती हैं। तो बायोमैकेनिक्स की नॉलेज से हमें उसकी फोर्स का पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी फोर्स लगने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम अपने जो प्लेयर्स हैं उसको सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो ये हमारा बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट क्या होता है कि आपके जॉइंट्स या आपका कोई भी पार्ट, एल्बो की बात करूँ, किसी भी तरह के जॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो क्या एक रेंज से क्या है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, मूवमेंट बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट बोलते हैं। वो मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मसल्स भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स भी हो सकता है, अपोजिट टू जॉइंट्स भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का आप अपनी बॉडी में अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी मूवमेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप किसी भी एक सेगिटेरियल प्लेन लेंगे, उसके अंदर दो मूवमेंट होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर हमारी बॉडी के। ठीक है, तो उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो उसमें के अंदर क्या होता है, अगर आप उन्हें फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। अगर आप उसी तरह से आप उन्हें पीछे की साइड बेंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, अगर आप उसे बेंड बैकवर्ड बेंड करते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी की उसी मूवमेंट में उसे बेंड करना फ्लेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो आपके जो अपर लिम्स होते हैं उनमें अगर आप फ्लेक्शन करते हैं तो एंटीरियर मोशन जो होता है वो फ्लेक्शन होता है, और पोस्टीरियर जो मोशन होता है वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अगर आप थम्स की बात करें तो एक्सटेंशन मूवमेंट उसकी क्या होगी, पाम की तरफ, और जो बिहाइंड पीछे की तरफ चीज़ें मूवमेंट होगी वो क्या होगी आपकी, एक्सटेंशन। ठीक है, समझ आ गया एक्सटेंशन और आपका फ्लेक्शन क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं अबडक्शन और अडक्शन की। ये भी सेम बिल्कुल उसी की तरह ही है। जैसे हम बात करते हैं आपके रिम्स हैं, फिंगर्स हैं, टोज हैं, तो अगर आप उसमें वेक्टर मोशन में उन्हें करते हैं तो उसके अंदर दोनों चीज़ें हो जाती हैं, अबडक्शन भी और अडक्शन भी। अबडक्शन मूव्स जो है वो आपकी जो बॉडी की मिड लाइन से होता है। ठीक है, जहाँ अडक्शन होता है वो आपका अपोजिट मूवमेंट होता है लिम्स का मिड लाइन से। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, अबडक्शन क्या है, अपने आर्म्स जो है उसे रेज कीजिए, जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसे मूव कीजिए। अगर उसे आप बाहर की साइड, बॉडी की साइड मूव करते हैं तो क्या होगा, अबडक्शन होगा। वहीं अगर अडक्शन की बात करूँ तो आप अपने हैंड को नीचे कीजिए, और जो आप सिमिलरली जो मूवमेंट कीजिए, या रिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिड लाइन में जो उसका मूवमेंट होगा वो अबडक्शन होगा, अगर मिड लाइन से बाहर होगा क्या क्या होगा, अडक्शन होगा। अब अबडक्शन हुआ और अडक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसका लास्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस और उनके एप्लीकेशंस, कैसे उन्हें हम यूज़ करते हैं अपने स्पोर्ट्स में। बायोमैकेनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मूवमेंट की, तो वो क्या है, पूरे मोशन का जो है वो सर इसाक न्यूटन ने जो ऑब्जर्वेशन के साथ हमें कुछ रोज दिए, 3 रोज दिए, जैसा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूअस इन इस स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। एक मूवमेंट या कोई अगर बॉडी है तो वो जब तक भी उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं की जाएगी तो उसके अंदर क्या है कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कि रेस्ट हो उसका, या फिर वो यूनिफॉर्म में हो। ठीक है,
सीधी सी सिंपल चीज़ है कि अगर कोई चीज़ जिस भी कंडीशन में है वो क्या सेम कंडीशन में रहने वाली है। जैसे एक सोकर बॉल है, वो क्या रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे न्यूटन सेकंड लॉ की, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। ये लॉ होता क्या है, द acceleration of an object is directly proportional to the force causing it is in the same direction at the force and it inversely proportional to the mass of the object। ठीक है, जब आप कोई भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो एक डायरेक्शन में मूव करता है और उस पर फोर्स अप्लाई हो जाती है। और डिपेंड करता है कि वो साइज़ की फोर्स पर और साइज़ ऑफ के ऑब्जेक्ट पर कि किस क्या उसे एक्सेलरेशन लेना है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट है फास्ट मूव करेगा, लार्ज ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा कम मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ की, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें तो इसे क्या, वो फोर्स इज अप्लाइड देयर इन इज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। जब हम भी कोई किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक अपोजिट क्या फोर्स मिलता है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर हम कोई भी एथलीट है वो ग्राउंड पर रनिंग कर रहा है तो क्या है कि जितना वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा है ग्राउंड भी उतना ही फोर्स क्या है उस पर एयर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ पॉइंट्स की, तो जब कोई भी फोर्स लगाता है एथलीट ग्राउंड पर तो वो एक्शन फोर्स होती है, और जो सेकंड फोर्स होती है जो उसके रिएक्शन से हमें मिलती है, जो उसकी बॉडी पर लगती है, वो क्या होती है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ तो जब हम कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, थ्रो करते हैं या किक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो एक मोमेंट जो लगने वाला है, ठीक है, वो हम उस पर किक करेंगे तो वो बॉल भी क्या है हमारी उतनी तरफ फोर्स आएगी, लेकिन हमारी फोर्स का पावर ज़्यादा होगा तो क्या है वो बॉल उसमें एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। किसी भी मैक्सिमम अगर मोमेंट चाहिए तो कुछ फोर्स हमें जनरेट करनी होती हैं। सबसे पहले है फर्स्ट कि बहुत सारे सेगमेंट यूज़ करने होते हैं बॉडी पर जितने पॉसिबल हैं करेक्ट सीक्वेंस में, और हमें लार्ज मसल्स पहले यूज़ करनी होती हैं और स्मॉलेस्ट मसल्स जो हैं वो बाद में यूज़ करनी होती हैं। टाइम करेक्ट होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब हम मैक्सिमाइज पावर और एफिशिएंसी ऑफ द शॉट, जो हमारी एफिशिएंसी उसे यूज़ करते हैं, वो क्या है एक ऑर्डर में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमारी बॉडी क्या है वो मूव नहीं कर सकती, फोर्स लगता है तो उसे जब तक हमारी फोर्स ज़्यादा नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर सकती। इसके बाद बात करते हैं कि एक जो हमारी रेक्स है उसे क्या है ग्राउंड पुश नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी जो फोर्स है वो कम होती है। ये छोटा सा ही चैप्टर है, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।